देश कई शेप और साइज के होते हैं, कुछ लंबे और दुबले पतले जैसे चिली, तो कुछ हट्टे कट्टे और प्यारे जैसे भारत, कुछ छोटे और बौने जैसे वेटिकन सिटी जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर के लगभग है, तो कुछ रूस जितने विशाल। रूस तो फुल मून जितना बड़ा है, यानी पूर्णिमा के चांद में हम रूस के पूरे लैंडमार्क को देख रहे होते हैं, इतना बड़ा। तो आइए दोस्तों, आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया और इस साइज तक कैसे पहुंच गया है। अगर हम इतिहास देखें तो आज का रूस बिल्कुल ही छोटा था। आज के रूस की शुरुआत होती है वहाँ के रहने वाले स्लाविक ट्राइब के एक छोटे से राज्य कीवेन रूस से। कई सदियों तक कीवेन रूस व्यापार, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों से फलता फूलता रहा, मगर जैसा कि हम जानते हैं कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। रूसी राजकुमार अपनी ज़िंदगी में खुश पूरब से उठ रहे रहस्यमय और अनडिफीटेड घुड़सवारों के खतरों को नज़रअंदाज करते रहे। दरअसल इन ऊंचे उरल माउंटेन रेंज की वजह से रूस को ईस्ट से कोई भी इन्वेजन का सामना नहीं करना पड़ा, मगर फिर भी इसमें एक दिक्कत थी। वह दिक्कत थी ये छोटा सा गैप जिससे बड़ी आसानी से आर पार जाया जा सकता है। अब तक रूस के मज़े ही मज़े चल रहे थे अनटिल 1237। मंगोल्स अपनी तीर धनुष लिए इसी गैप के सहारे रूस पहुंच गए और पलक झपकते ही कीवेन रूस की राजधानी कीव और बाकी सिटीज पूरी तरह तबाह हो गए और इसी के साथ रूस आ जाता है मंगोल एम्पायर के अंडर में और एट्रोसिटीज के साथ साथ भारी भरकम टैक्स देने को मजबूर हो जाता है। इसी बीच एक छोटा सा शहर मंगोल को हराने के लिए चालाकी से शक्तियां जुटा रहा था, वह था मॉस्कोवी, जिसे आज मॉस्को कहते हैं। कीव जैसे इम्पोर्टेंट सिटी के तबाह होने से मॉस्को व्यापार का इम्पोर्टेंट सिटी बनता है। साथ ही मंगोल्स को नाराज किए बिना आराम से टैक्सेस भरता। फिर सही समय आने के बाद आगे चलकर इवेंचुअली मॉस्को के राजकुमार मंगोल्स को हरा देता है। इसी के साथ रूस फिर से आज़ाद हो जाता है। आगे चलकर 16वीं सेंचुरी में एक नए प्रिंस बनते हैं, इवान द फोर्थ, जिनका निकनेम था द टेरेबल। अपने पूर्वजों के मिस्टेक को फिर से ना दोहराने के लिए हमेशा के लिए रूस के वीक पॉइंट उरल माउंटेन के गैप को खत्म करने की ठान लेते हैं। इसके लिए पूर्व दिशा में अपनी कन्क्वेस्ट शुरू कर देता है। उसे रसिया के पूर्व में मिलता है साइबेरिया, बहुत ही बीहड़ और ठंडा इलाका। यहाँ कोई बड़ी आबादी भी नहीं थी। रशियंस को साइबेरिया के ट्राइब से कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रूस को ज्वाइन करना उन ट्राइब्स के लिए फ़ायदेमंद का सौदा था। फिर भी अगर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होता तो रशियंस आसानी से उसे दबा देते थे। 1640 तक साइबेरिया में रशियंस इतने आगे निकल गए कि वो दुनिया के एज पैसिफिक ओशन तक पहुंच गए। लेकिन वो वहाँ भी नहीं रुके, पैसिफिक ओशन को पार कर अलास्का तक पहुंच जाते हैं। रूस अब इतना बड़ा हो चुका था कि अब मॉस्को को रूस के सुदूर इलाकों तक कांटेक्ट बनाए रखना मुश्किल हो गया था, जिस कारण 1867 में रूस अपने अलास्का रीजन अमेरिका को मात्र 7.2 मिलियन यूएस डॉलर में बेच देता है। आज तक का यह रूस के लिए सबसे खराब सौदा था, क्योंकि आज के समय में अलास्का दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ऑयल एंड मिनरल रिच स्टेट है, जिसकी कीमत अरबों में है। रूस का इतिहास बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर और यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस आज कुछ इस तरह दिखता है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री। भारत की तरह ही रूस का कल्चर और एथनिसिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हमारे यहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरी होते हैं, वैसे ही रूस में 89 फेडरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 22 रिपब्लिक्स हैं। इनके पास ज़्यादा राइट्स और पावर होते हैं, मगर ज़्यादातर पावर सेंटर यानी मॉस्को के पास होता है। ये सभी प्रोविंस अपने आप में यूनिक हैं। कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब मेनलैंड मॉस्को से बहुत अलग है। अगर रूस के पूरे कल्चर और एथनिसिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, मैं ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन गया। यह था एक शॉर्ट वीडियो कि किस तरह रूस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन गया। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।